देखो हम पढ़ रहे थे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। और फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी के टॉपिक में मैं आपको बता रहा था अबाउट दी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मैंने आपसे कहा था कि आपके सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उनमें से हमने क्या बात करी थी कि हम पहले पढ़ेंगे अबाउट सॉलिड इन लिक्विड, और उसमें मैंने जो पहला फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है वो बताया था अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ ये नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या कहता है? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कहता है कि जो आपका लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है वो इस केस में फॉलो किया जाएगा। और ये लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो पोलर सॉल्वेंट है उनके अंदर पोलर सॉल्यूट सॉल्यूबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सॉल्यूट सॉल्यूबल होंगे। एग्जाम्पल के लिए HCl, H2O। और जो नॉन पोलर सॉल्यूट हैं उन नॉन पोलर सॉल्यूट के अंदर कौन सॉल्यूबल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूबल होंगे। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके CH3OH, और एग्जाम्पल हो सकते हैं C2H5OH, और एग्जाम्पल हो सकता है C6H6 और एटसेट्रा। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। अब एक बात देखिए, मैं आपको कल बता रहा था कि NaCl जो है वो वाटर में सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि ये पोलर नेचर का है और ये भी पोलर नेचर का है। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि NaCl वाटर में सोल्यूबल हुआ कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली जो आपके पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जो आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर एक पावर होती है विच इज़ नोन एज दी डाई इलेक्ट्रिक पावर। जो आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर एक पावर होती है, और वो पावर कौन सी होती है? दैट पावर इज नोन एज दी डाई इलेक्ट्रिक पावर। अब ये डाई इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? तो डाई इलेक्ट्रिक पावर कही जाती है एबिलिटी ऑफ आ सॉल्वेंट टू सेपरेट आयनिक सॉलिड इनटू आयंस। बस किसी भी सॉल्वेंट की वो एबिलिटी जिससे वो किसी आयनिक सॉलिड को उसके आयंस में तोड़ सके, उसी को क्या कहा जाता है? डाइलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। अब देखिए, डाइलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक कांस्टेंट से जिसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सब चीज़ें लिंक चल रही हैं। मैंने आपको अभी तक क्या बताया? मैं बता रहा था आपको अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, जिसमें मैंने आपको सॉलिड इन लिक्विड वाले के में बताया, जिसमें मैंने पहला फैक्टर बताया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया लाइक डिसॉल्व लाइक का। लाइक डिसॉल्व लाइक के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताया कि जो जैसा होता है वो वैसे में ही सॉल्यूबल होता है। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं। फिर मैंने आपको ये कहा कि जो भी पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जो भी पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है? डाई इलेक्ट्रिक पावर्स। उनकी जो आयोनाइजेशन एबिलिटीज होती हैं, उनकी जो आयोनाइजेशन एबिलिटी होती है, उनकी आयोनाइजेशन जो एबिलिटी होती है उसे आप किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो? डाइलेक्ट्रिक पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो। मतलब उनकी किसी कंपाउंड को उसके रिस्पेक्टिव आयंस में तोड़ने की जो एबिलिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा उसकी डाइलेक्ट्रिक पावर होगी। और डाइलेक्ट्रिक पावर को आप रिप्रेजेंट करते हो एक कॉन्स्टेंट से विच इज के। डाइलेक्ट्रिक पावर को आप एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हो जो क्या होता है? के होता है। किसी भी पोलर सॉल्वेंट की आयोनाइजेशन एबिलिटी, यानी कि उसकी एबिलिटी कि वो आयंस को सेपरेट कर सके, उसे आप डाइलेक्ट्रिक पावर कहते हो। और डाइलेक्ट्रिक पावर उसकी उतनी ज़्यादा होती है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँ तो H2O के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 80। मिथाइल अल्कोहल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 33.5 और बेंजीन के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2.3।
ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू है। अब आप खुद सोचो कि इनमें से अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे ज़्यादा आयंस में सेपरेट करने की एबिलिटी किस में होगी, तो ऑब्वियसली वाटर में होगी। और क्योंकि वाटर में आयंस को सेपरेट करने की एबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए वो कैसा हो गया, पोलर सॉल्वेंट हो गया। और उसके अंदर क्या सॉल्यूबल हो जाएंगे, पोलर सॉल्यूट सॉल्यूबल हो जाएंगे। अब आयंस में सेपरेट करने से क्या हो जाएगा, उसके बारे में ज़रा सा बता देता हूँ मैं आपको। देखो एक बात सुनो, जैसे ही HCl, जैसे ही NaCl पानी के अंदर जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल उसे उसके रिस्पेक्टिव आयंस यानी Na आयन और Cl आयन में तोड़ देंगे। एक H2O का मॉलिक्यूल पोलर क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि उस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यानी डेल्टा नेगेटिव, इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा, डेल्टा पॉजिटिव। इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ये मॉलिक्यूल पोलर हो गया। अब जैसे ही इसने से आयंस में तोड़ा तो तोड़ने के बाद क्या हुआ कि ऑक्सीजन का एटम, मैं क्या कह रहा हूं, ऑक्सीजन का एटम जिस पर कैसा चार्ज था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, एक और ऑक्सीजन का एटम जिस पर कैसा चार्ज था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, वो किसको सराउंड कर लेगा, दैट विल सराउंड द Na पॉजिटिव आयन, वो Na पॉजिटिव आयन को सराउंड कर लेगा। और Cl नेगेटिव एटम जिस पर कैसा चार्ज था, जिस पर पॉजिटिव, Cl नेगेटिव पर जैसा कैसा चार्ज था, Cl जिस पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, उसको कौन सराउंड कर लेगा, उसको सराउंड कर लेंगे हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज वाले एटम, चारों तरफ से हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज वाले एटम जो होंगे उसे सराउंड कर लेंगे। अब देखो एक बात सुनो, पूरी तरीके से इस तरीके से कवर हो जाएगा। अब रिजल्ट क्या होगा कि इनके बीच में क्या डेवलप होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मैं आपको केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, जिन नहीं पता है वो दोबारा सुन लीजिए कि जब भी कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है तो उस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। व्हेनेवर देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलपिंग बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देन इट विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। और जब भी कभी एनर्जी रिलीज होती है तो क्या आती है, हमेशा स्टेबिलिटी आती है। और हर चीज दुनिया की क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है। तो ऑब्वियसली NaCl पानी में जाकर के आयंस में टूटना चाहेगा, ऑब्वियसली NaCl पानी में जाकर के आयंस में टूटना चाहेगा, क्योंकि जब वो आयंस में टूटता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जिससे एनर्जी रिलीज होती है और जिससे सॉल्यूशन जो बनता है वो कैसा सॉल्यूशन बन जाता है, एक स्टेबल सॉल्यूशन बन जाता है। और इसीलिए जो NaCl है वो पोलर सॉल्यूट होने की वजह से वो किस में सॉल्यूबल हो पाता है, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो पाता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। बहुत आराम से समझिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैंने आपको बताया अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में मैंने आपसे कहा कि जो आपके सॉल्यूशंस होंगे वो आपके मेन लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे। अब लिक्विड सॉल्यूशंस में मैं पहले सॉल्यूशन की बात कर रहा था विच इज द सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में मैंने फैक्टर्स में पहला फैक्टर आपको बताया विच इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में मैंने आपसे कहा कि लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। लाइक डिसॉल्व लाइक के कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे कहा कि पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर में पोलर में क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि किसी भी पोलर सॉल्वेंट की जो आयोनाइजेशन एबिलिटी है, यानी जो पोलर सॉल्वेंट की एबिलिटी टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोलर सॉल्यूट इनटू इट्स आयन, किसी भी पोलर सॉल्वेंट की आयोनाइजेशन एबिलिटी यानी आयंस में तोड़ने की क्षमता इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक पावर। उसको आप किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, डाइलेक्ट्रिक पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक पावर है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, विद अ कांस्टेंट नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर के लिए उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसलिए वाटर जो है वो सबसे अच्छा सॉल्वेंट हो गया, मतलब सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट हो गया। उसके अंदर कोई भी पोलर सॉल्यूट डाल दो वो देर सवेर जरूर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो ही जाएगा। बाकी सबके लिए मैंने आपको किसकी वैल्यू बताई, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बताई। अब मैंने आपको बताया कि NaCl जो है वो पानी में सॉल्यूबल कैसे हुआ। तो एक्चुअली NaCl पानी में इसलिए सॉल्यूबल हो पाया क्योंकि वाटर हैज अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक
electric constant. So when you dissolve NaCl in water, it gets separated into its ion. Once it gets separated into its ion, the Na positive ion is surrounded by the negatively charged oxygen atom of the water molecule, and the Cl negative ion is surrounded by the positively charged H positive ion of the water molecule, which results in the development of force of attraction. And we know that when there is some kind of force of attraction developing between the molecules, developing between different molecules, it results in the release of energy, and release of energy brings about stability. जिससे स्टेबिलिटी आती है, तो यानी कि NaCl पानी में जाकर के क्या हो गया, स्टेबल हो गया, यानी NaCl पानी में जाकर के स्टेबल होना चाहेगा, यानी NaCl आयंस में टूटना चाहेगा, और NaCl आयंस में अगर टूट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो गया। नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोई चार्ज नहीं होता है, जब चार्ज नहीं होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। सो NaCl विल रेडली नॉट वांट टू गेट सेपरेटेड इनटू इट्स आयन, वो चाहेगा ही नहीं कि वो आयंस में टूटे और उसे कुछ मिले, तो इसीलिए NaCl नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या रहता है, इनसॉल्युबल रहता है, बल्कि पोलर सॉल्वेंट में वो कैसा हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। सो दिस इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इससे रिलेटेड मैं कुछ और अच्छे पॉइंट्स बताना चाहूंगा। देखो, अभी मुझे मालूम है आप सबके मन में और मेजॉरिटी लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, वो मैं डाउट बताता हूं क्या आ रहा होगा। इफ यू हैव टू राइट एनीथिंग, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट। देखो, मैं बताता हूं आपके मन में डाउट क्या आ रहा होगा। आप मुझसे अभी पूछोगे क्या, आप ये कहोगे कि आपने कहा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, बिल्कुल सही बात, मैंने यही कहा, लाइक डिसॉल्व लाइक। फिर आप मुझसे कहोगे कि लाइक डिसॉल्व लाइक तो ठीक है, इसका मतलब है कि पोलर सॉल्यूट सॉल्यूबल होंगे किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। मैंने कहा हाँ, यही मैंने बोला है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर होंगे, और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होंगे। सो नॉन पोलर सॉल्यूट विल बी सॉल्यूबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। पर मुझे मालूम है आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आपने बोला कि पोलर पोलर के अंदर है, नॉन पोलर के अंदर है। शुगर तो आपने बताई थी कि नॉन पोलर होती है, C12H22O11, नो डाउट ये नॉन पोलर होती है, बट शुगर तो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और वाटर तो पोलर होता है, नो डाउट वो सॉल्युबल हो जाता है। चीनी तो पानी में मिलती है, हमने कितनी जगह देखी है चीनी पानी में मिलती हुई, तो ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर तो एक नॉन पोलर पोलर में सॉल्युबल हो रहा है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस का खेल है और हर जगह एक एक्सेप्शन जरूर मिलेंगे आपको, और जहाँ एक्सेप्शन मिलेंगे वहीं एक सवाल होगा और उस सवाल का जवाब होगा जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए था, बट नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो गया। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि एक्चुअली यहाँ पर शुगर और वाटर मॉलिक्यूल आर एबल टू डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शुगर और वाटर मॉलिक्यूल में क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फोन FON, फोन के साथ क्या करता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड विच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। 11th स्टैंडर्ड में हमने बहुत डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, बट यहाँ पर अभी इतना ही यूटिलाइजेशन का काम है कि हाइड्रोजन 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है जिसे आप क्या कहते हो? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। अब शुगर जो है वो क्या करती है? हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर लेती है किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। अब इससे क्या डेवलप होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड मतलब क्या होता है? बॉन्ड एक्चुअली क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो होती है। तो यानी यहाँ क्या डेवलप होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी तो क्या रिलीज होगी? एनर्जी। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो क्या आएगी? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आएगी, यानी कि शुगर जो होगी वो तुरंत के तुरंत हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करना चाहेगी, और जब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ घुल गई, बिल्कुल उसने उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर ली, उसके साथ उसने एक बॉन्ड बना लिया, तो इसका मतलब क्या है? शुगर डिसॉल्व हो गई। तो शुगर गेट डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू दी डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, ऐसे तो एल्कोहल है, अब एल्कोहल भी तो वाटर में सॉल्युबल हो जाती है,
आप कंप्लीटली मिसिबल ही तो कहते हो, तो अल्कोहल वाटर में कैसे मिक्स होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो जो नॉन पोलर सॉल्यूट आपको दिख रहे हैं और जो वाटर में सोल्यूबल हो रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी दैट विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, बिकॉज व्हेनेवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप एनर्जी इज रिलीज। जब एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी आएगी, सो द मॉलिक्यूल विल रेडली वांट टू बिकम स्टेबल। मॉलिक्यूल चाहेगा कि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके, और इसीलिए वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर सॉल्यूबल हो जाएगा। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में पहला फैक्टर इज लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो जैसा होता है वैसे में ही सॉल्यूबल होता है। पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में सॉल्यूबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट की आयनाइजेशन एबिलिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक पावर। मॉलिक्यूल हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी मोर पोलर, और उसके अंदर आसानी से पोलर सॉल्यूट जो हो सकते हैं वो सॉल्यूबल हो सकते हैं। एक्सेप्शंस के केस में मैंने आपको एक बात बताई, और वो अभी तक ये बताई है कि क्यों शुगर जो कि नॉन पोलर थी वो वाटर में सॉल्यूबल हुई, तो वो इसीलिए सॉल्यूबल हो पाई बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं दूसरे फैक्टर के बारे में आपको बताता हूं। तो दूसरा फैक्टर हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के बारे में समझो। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि इनिशियली शुरू में जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस, जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है तो सॉल्यूट जल्दी जल्दी डिसॉल्व होता है, बिकॉज इनिशियली सॉल्यूशन कैसा होता है आपका, अनसैचुरेटेड होता है। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम सैचुरेटेड, और उसका सॉल्यूशन में उसका डिसॉल्व होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मतलब ये है मेरा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होगा, एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होता चलता है, इंक्रीज होता चलता है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होता चलता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होता चलता है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, यानी उसका जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना है, वो भी क्या होता चलेगा, कम होता चलेगा। कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे डिसॉल्व होना क्या होता जाएगा, बंद होता जाएगा। इफ़ आई प्लॉट अ ग्राफ, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टाइम और यहाँ में ले लेता हूँ सॉल्युबिलिटी, यानी उसकी डिसॉल्व होने की टेंडेंसी, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ 100 ग्राम सॉल्वेंट, ये मैंने ले लिया, ठीक है, दिस इज सॉल्युबिलिटी। तो इनिशियली क्या होगा, सॉल्यूट जो होगा वो डिसॉल्व होगा, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, फिर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उसकी वैल्यू जो होगी वो कम होती जाएगी, और फिर वो क्या हो जाएगा, एकदम स्टैटिक हो जाएगा। और इस पॉइंट पर आपका सोल्यूशन कैसा हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है, सोल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, कोई ऐसा मार्जिनल कोई बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हुआ होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा, बट स्टिल जो सॉल्युबिलिटी होगी कंपेयर जब बिल्कुल अनसैचुरेटेड था। अब आप खुद सोचो ना, बात तो सिंपल सी है कि पहले जो थे वो स्पेसेस बहुत ज़्यादा थे, तुमने शुगर डाली नहीं कि वो तुरंत डिसॉल्व हो गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे स्पेसेस ऑक्यूपाई होने लग गए, तो धीरे धीरे शुगर को डिसॉल्व होने में टाइम भी लगेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी भी जो होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। एंड व्हेन द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड सो द सॉल्युबिलिटी विल ड्रास्टिकली रिड्यूस, द सॉल्युबिलिटी विल बिकम जीरो। डिसॉल्व होना ही उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। बहुत आराम से समझो, मैंने आपको एक फैक्टर बताया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में मैंने आपको ये बात बताई कि इनिशियली सॉल्यूट ज़्यादा डिसॉल्व होगा, फिर आपका सॉल्यूट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो फैक्टर होता है टेम्परेचर। द नेक्स्ट फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का फैक्टर, टेम्परेचर के फैक्टर में जो फैक्टर काम आता है दैट इज द ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, अब आपको अगर याद हो तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या था, तो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। वहाँ हमने पढ़ा था कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन अ रिएक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस,
द रिएक्शन शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन वेयर द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज इज लेस। रिएक्शन वहाँ पर शिफ्ट होती थी जहाँ पर लाए गए उस परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, कम होता है। हमने ये पढ़ा था कि ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर द रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। यानी टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करता था, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता था तो रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाती थी जहाँ पर प्रोसेस कैसी हो रही होती थी, एंडोथर्मिक हो रही होती थी। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। मैं आपको बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, मैंने कहा कि कुछ सॉल्ट है जैसे NaCl, KCl, ठीक है, NaCl, KCl, KNO3, इनको जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो इनके वाटर में डिसॉल्व करने की जो प्रोसेस है दैट इज एंडोथर्मिक। उनके वाटर में डिसॉल्व करने की प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है, यानी दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब जो प्रोसेसेस एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं। तो NaCl पानी में डिसॉल्व करने के लिए हीट एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो प्रोसेस तो वहां शिफ्ट होती है जहां पर एंडोथर्मिक है, और प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो एंडोथर्मिक है। प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एंडोथर्मिक है। मैंने ये कहा कि NaCl का वाटर में डिसॉल्व होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा NaCl किस में डिसॉल्व होता जाएगा, वाटर में डिसॉल्व होता जाएगा, क्योंकि प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसी है, एंडोथर्मिक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा NaCl किस में डिसॉल्व होता जाएगा, वाटर में डिसॉल्व होता जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा NaCl वाटर में डिसॉल्व होता जाएगा। यानी कि इन सॉल्यूशंस के लिए, इन सॉल्ट्स के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर इन सॉल्ट के लिए आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इनका सॉल्ट का वाटर में डिसॉल्व होना कैसी प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी यानी इनकी जो प्रोसेस है सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने की वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बहुत आराम से समझो, मैंने आपको बताया टेम्परेचर के फैक्टर में कि जो टेम्परेचर है वहाँ पर एक प्रिंसिपल काम करता है विच इज़ दी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर द रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर शिफ्ट होती है जहां पर प्रोसेस कैसी हो रही होगी, एंडोथर्मिक हो रही होगी। अब देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि NaCl, KCl, KNO3 को आप पानी में मिलाओगे तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये जो सॉल्ट हैं ये एब्जॉर्ब होने के लिए सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेते हैं, जिससे ये आयंस में क्या हो सके, जल्दी से जल्दी टूट सके। तो ये सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेते हैं, यानी कि इनका पानी में डिसॉल्व होना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब आपने एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाया क्योंकि किसी चीज को हीट की रिक्वायरमेंट थी और आपने बाहर से हीट देना शुरू कर दिया, तो प्रोसेस और ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगेगी। इसका मतलब ये है कि NaCl पानी में जल्दी जल्दी डिसॉल्व होने लगेगा। यानी कि अगर किसी सॉल्ट का पानी में डिसॉल्व होना एंडोथर्मिक है तो वो सॉल्ट का टेम्परेचर बढ़ने पर उसका जो सॉल्ट का डिसॉल्व होना है वो भी क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। मैं आपको एक लाइन लिख करके देता हूं, फिर और क्लियर होगा बहुत आराम से। मैंने ये कहा कि इफ द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज एंडोथर्मिक देन इट्स solubility increases with the increase in टेम्परेचर। उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी किसके साथ, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। इन अकॉर्डेंस विद द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और जिन्हें ये प्रिंसिपल याद नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल बस इतनी बात कहता है कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन वहाँ होने लगेगी जहाँ पर, उस डायरेक्शन में होगी जहाँ पर प्रोसेस कैसी हो रही होगी, एंडोथर्मिक हो रही होगी। अब मैंने आपसे कहा कि एग्जाम्पल के लिए NaCl, KCl,
KNO3, ठीक है। इन सॉल्ट को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो, यानी इनका क्या करते हो आप, डिसोल्यूशन करते हो। व्हेन यू डिसॉल्व दी सॉल्ट, जब आप इनका डिसोल्यूशन करते हो तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है, यानी उस प्रोसेस के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो अगर मैं इस प्रोसेस में टेम्परेचर को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, यानी प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। अगर मैं इस प्रोसेस में टेम्परेचर को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी सॉल्यूबिलिटी यानी उसकी डिसॉल्व होने की क्षमता, डिसॉल्व होने की क्षमता, डिसॉल्व होने की क्षमता क्या होती जाएगी, ज़्यादा नहीं होती जाएगी, क्योंकि उसे हीट की रिक्वायरमेंट थी। अगर उसे हीट मिलती थी तो वो डिसॉल्व हो जाता था। तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी उसकी हीट की एब्जॉर्ब कर, उसकी टेम्परेचर बढ़ा करके तुमने उसकी डिसॉल्व होने की एबिलिटी को बढ़ा दिया, और डिसॉल्व होने की एबिलिटी को बढ़ा दिया मतलब कि उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दिया। और टेम्परेचर बढ़ाने से वो डिसॉल्व क्यों हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस में टूटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिलीज होगी, एनर्जी, एंड विच विल ब्रिंग अबाउट अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी टू द सॉल्यूशन। अगर मैं कुछ और सॉल्ट ले लूँ, जैसे मैंने ले लिए सॉल्ट, जैसे लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.H2 मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, दिस इज लिथियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अब मैंने ये ले लिया। अब देखो आराम से देखना, मैं आपको बता देता हूँ कि इन सॉल्ट की खास बात ये है कि व्हेन यू डिसॉल्व दीज इन वाटर, जब आप इनका डिसोल्यूशन करते हो, यानी जब आप इनका डिसोल्यूशन करते हो तो आप क्या पाते हो, तो आप ये पाते हो कि इनकी जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। यानी प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसी है, एक्सोथर्मिक है, यानी प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। एंड व्हाट इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन वेयर द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उस दिशा में होने लगती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन वेयर द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। सिंस द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑब्वियसली इट विल बी एंडोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एंडोथर्मिक होगी। अगर इसका डिसोल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक है तो इसका जो क्रिस्टलाइजेशन है, सेपरेशन है, वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। और अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि अगर तुमने Li2CO3 लिया, उसे पानी में डिसॉल्व किया और साथ में तुमने हीट सप्लाई कर दी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इट्स सॉल्युबिलिटी विल बिकम लेस। उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर एंडोथर्मिक होगा, यानी कि टेम्परेचर का बढ़ना एंडोथर्मिक प्रोसेस को तो फेवर करता है। टेम्परेचर का बढ़ना एंडोथर्मिक प्रोसेस को क्या करता है, फेवर करता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फेवर नहीं करता है। डोंट फेवर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यहाँ पर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। यानी कि मैं एक लाइन लिखना चाहूँ तो मैं एक लाइन ये लिखूँगा कि इफ़ द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, या इफ़ द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन अ सॉल्वेंट इज एक्सोथर्मिक, इफ़ द प्रोसेस ऑफ dissolution of salt in a solvent is exothermic, then its solubility decreases with the increase in temperature. In accordance to which rule? In accordance to the Le Chatelier's principle. Example, what? Example,
सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट, एग्जाम्पल लिथियम कार्बोनेट। आई नो इट इज़ गेटिंग क्यूबरसम और मुश्किल हो रही होगी, बट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाओ अपने कि मैंने आपको अभी तक फैक्टर्स बताए और मैंने कौन से फैक्टर्स बताए। तो मैंने एक फैक्टर बताया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें मैंने लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट बताया। फिर मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ऑब्वियस ही बात है कि कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा होता जाएगा तो उसके लिए जगह, सॉल्यूट के लिए डिजॉल्व होने की जगह कम होती जाएगी और उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी। फिर मैंने आपको बताया टेम्परेचर का फैक्टर। तो बस कुछ सॉल्ट का डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है और कुछ सॉल्ट का डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है। तो इफ द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर या इफ द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन अ सॉल्वेंट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी विल रेडली इंक्रीज। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रोसेस पहले ही एंडोथर्मिक थी, उसे हीट एनर्जी की ज़रूरत थी, तुमने हीट एनर्जी देना शुरू किया और उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दिया। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब जो अगला फैक्टर है दैट इज प्रेशर एंड इट इज द लास्ट फैक्टर। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन गैस। ठीक है, तो अगला जो फैक्टर है दैट इज प्रेशर। अगला फैक्टर इज प्रेशर। तो मैं प्रेशर के बारे में आपको ध्यान से बताना चाहूँगा। आइए प्रेशर के बारे में देखते हैं। देखो प्रेशर क्या कहता है, तो प्रेशर ये कहता है, देखो प्रेशर का फैक्टर है ऐसा कि मैं ज़्यादा प्रेशर लगाऊं और मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाए। क्या बात है, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या रहा है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऊपर किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है, तुमने प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाने से ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसके अंदर इसके स्पेसेस के बीच में आ गए, है ना, यही तो बात है। बट सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर मैं बात करूं, सो प्रेशर हैज नो कंसीडरेबल इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। Pressure has no significant effect on the solubility of solid and liquid. It does not have significant effect on the solubility of solid एंड लिक्विड। बोथ, दोनों के लिए बोल रहा हूं। ये मैं आपको लिक्विड एंड लिक्विड वाले सॉल्यूशन की भी बात बता दे रहा हूं कि आपके पास कोई एक लिक्विड है और उसके ऊपर आप कोई सॉलिड डिसॉल्व करना चाहते हो एंड यू आर अप्लाइंग प्रेशर, देयर विल बी नो इफेक्ट, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में तो पहले ही स्पेस नहीं है और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस बहुत ही कम है, बहुत कम है। जितना होगा वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। जो स्पेस है वो इतना इफेक्ट है कि आप चाहे प्रेशर लगाओ या प्रेशर ना लगाओ, मैंने सिग्निफिकेंट बोला है, द इफेक्ट विल बी देयर बट दैट इफेक्ट विल बी नेग्लिजिबल। वह इफेक्ट तो होगा पर वो इफेक्ट कोई इतना भी बड़ा नहीं होगा कि आप उसे कंसीडर करके चलो कि हर कैलकुलेशंस में कि प्रेशर का भी ये इफेक्ट है, हमने इतना प्रेशर डाला था, नहीं, बिकॉज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। सो व्हाट इज द इफेक्ट, आप प्रेशर लगा रहे हो पर पार्टिकल्स तो पहले ही कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं और तुम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा? ऊपर भी पैक्ड है कॉम्पैक्टली और नीचे भी पैक्ड है, बहुत थोड़ा थोड़ा स्पेस है इनके बीच में। तुमने प्रेशर लगाया, तुमने तो अपनी तरफ से पूरा प्रेशर लगाया, बट क्या प्रेशर लगाने का कोई इफेक्ट हुआ? नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह ही नहीं थी, उनके बीच में स्पेस ही नहीं था और तुम प्रेशर लगाए जा रहे थे। बट उनके बीच में स्पेस तो होना चाहिए कि वो एक दूसरे को बीच में स्पेस जाकर के उसकी जगह पर चले जाए, नहीं। तो देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सो द प्रेशर हैज वेरी लेस इफेक्ट। प्रेशर इज हैविंग वेरी लेस इफेक्ट, इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, बहुत कम इफेक्ट होता है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सोथर्मिक है तो कम होगी सॉल्युबिलिटी, एंडोथर्मिक है तो ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी सॉल्यूट की, और प्रेशर इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इट डज नॉट हैव, बिकॉज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कैसा है, बहुत ही कम है, इसलिए उसका इफेक्ट बहुत कम है। तो ये हमारा सम अप करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के फैक्टर्स को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड।
देखो अब हम पढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ सोल्यूशन की, विच इज दी गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या होते हैं? तो गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन होते हैं वो सोल्यूशन जिसमें गैस एक्ट करेगी एज सॉल्यूट और लिक्विड एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट। एग्जाम्पल अगर याद हो तो मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था एरेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब एरेटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इज देन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। मैं आपको बता रहा हूं अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid type of solution। हम बता रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशंस को क्या करेंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, यानी कितना अमाउंट गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होगा उनको अफेक्ट करेंगे। हम उन फैक्टर्स के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पहला फैक्टर टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आराम से समझिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा मैं। टेम्परेचर बहुत आराम से सुनिए। देखो मेरे पास एक वेसल था और उस वेसल में कोई लिक्विड था एंड व्हाट आई वांट कि मैं इसके अंदर किसी गैस को क्या कर दूं, डिसॉल्व कर दूं। अच्छा मैं आपसे एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछता हूं, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं या पास पास होते हैं? जवाब आएगा कि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली पास पास होते हैं और उनका वॉल्यूम भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। यही तो है, बहुत दूर दूर हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूं, इफ आई एम डिसॉल्विंग मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सो ऑब्वियसली द मॉलिक्यूल ऑफ गैस विल कम क्लोज टू ईच अदर। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के कैसे आते जाएंगे, पास पास आते जाएंगे। अब अगर गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आते जाएंगे, अगर मैंने क्या कहा कि मैं किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूं, इफ आई एम डिसॉल्विंग अ गैस इन अ लिक्विड, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस विल कम क्लोज टू ईच अदर। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, आ जाएंगे। मॉलिक्यूल पास पास मतलब उसका वॉल्यूम कम हो गया। अच्छा गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो मतलब उनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगी, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल ही मान लो, बट उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। अच्छा अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी तो उनके अंदर से क्या रिलीज होने लग जाएगी, एनर्जी। इट विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। मैंने आपसे कहा कि गैस इन लिक्विड में गैस के मॉलिक्यूल्स को जब लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विल कम क्लोज टू ईच अदर। दिस विल रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। क्योंकि कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो मतलब कि एनर्जी तो रिलीज होगी। अच्छा गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होने पर, गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होने पर एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब प्रोसेस कैसी है, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होने पर एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसी है, एक्सोथर्मिक है। अच्छा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है मतलब कि गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होकर के एक सॉल्यूशन बना, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो होगा वो कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बैकवर्ड वाला पॉइंट भी कंफ्यूज करता है तो अभी इसे छोड़ दो। गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। अब मैं आपको कॉमन पॉइंट बताता हूं, बहुत आराम से सुनिएगा। गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो गई है। गैस के मॉलिक्यूल अब लिक्विड के अंदर क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। गैस के मॉलिक्यूल यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं और सब जगह हैं। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया। गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में जब डिसॉल्व हुए थे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई थी, बट आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नो डाउट लिक्विड के मॉलिक्यूल की भी इंक्रीज होगी, ऐसी कोई पार्शियलिटी की बात नहीं है, बट गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी
वो आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से कम कर दी। क्यों कम कर दी? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ गई है? मॉलिक्यूल्स के अंदर आ गई है काइनेटिक एनर्जी। अब मॉलिक्यूल क्या चाहेगा? मॉलिक्यूल विल वांट टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर आ गई है एनर्जी। अब उस मॉलिक्यूल पर बंध करके नहीं रहा जाएगा, वो चाहेगा कि वो बंधन को तोड़े और बंधन को तोड़ करके फ्री हो जाए, यही तो चाहेगा। गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी। क्यों थी? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई थी। बट आपने क्या करा? आपने बाहर से और टेम्परेचर देना शुरू किया। जब आप बाहर से और टेम्परेचर देते हो तो जो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में डिसॉल्व हुए थे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। सिंस दे आर एबल टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो दोबारा से किस में रिलीज हो जाते हैं? गैस की फॉर्म में, नेचर में रिलीज हो जाते हैं। यानी आपका टेम्परेचर बढ़ाना क्या आपके फायदे में रहा? क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ी? नहीं, सॉल्युबिलिटी तो घटी। आपका टेम्परेचर बढ़ाना गैस की सॉल्युबिलिटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। यानी कि मैं ये कहता हूं, और हमारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल भी तो यही कहता था। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता था? ये कहता था कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को कम रखना, क्योंकि अगर तुम बढ़ाओगे तो प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगी। अगर तुम बढ़ाओगे तो प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगी। तो एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को कम रखना, और अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को ज़्यादा रखना। अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को ज़्यादा रखना, और एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को कम रखना। सो इन अकॉर्डेंस विद द ली-चैटलियर प्रिंसिपल यू कैन से कि द सॉल्युबिलिटी of gas in liquid decreases with the increase in temperature because the dissolution of gas in liquid is an exothermic process. The solubility of gas in liquid, मैं लिख देता हूं आपके लिए कि the solubility of gas in liquid is the solubility of gas in a liquid is decreases with the increase in temperature because the process is एक्सोथर्मिक। तो क्या होगा? सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर एबल टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एबल हो जाते हैं। और गैस का लिक्विड में डिसॉल्व करना कैसी प्रोसेस है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड में पहला फैक्टर आपने पढ़ा टेम्परेचर। और टेम्परेचर का फैक्टर क्या कहता है? तो टेम्परेचर का फैक्टर बस इतनी सी बात कहता है कि आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी किसी भी लिक्विड में। नेक्स्ट फैक्टर की बात करूं तो नेक्स्ट फैक्टर होता है नेचर ऑफ गैस। अब मैं आपको बता चुका हूं कि सॉल्युबिलिटी के फैक्टर में अगर नेचर की बात आएगी तो कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज बी दी सेम, दैट इज दी लाइक डिसॉल्व लाइक। जो जैसा होता है वो वैसे में ही क्या होता है? सॉल्यूबल होता है। इट रेडली फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक। जो जैसा होता है वो वैसे में ही सॉल्यूबल होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि पोलर सॉल्यूट आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट and non-polar solute are soluble in non-polar solvent। पोलर सॉल्यूट सॉल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्यूट सॉल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में।
मतलब ये है कि जो आपकी पोलर गैसेस हैं, पोलर गैसेस जैसे HCl, वो सॉल्युबल होंगी पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि H2O। और जो आपकी नॉन पोलर गैसेस हैं, नॉन पोलर गैसेस, HCl ले लो, SO2 ले लो, नॉन पोलर गैसेस जैसे H2, N2, O2, ये किस में सॉल्युबल होती हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कौन से सॉल्वेंट्स आ जाते हैं? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट आ जाता है आपकी C6H6 बेंजीन, आपका CCl4, आपका C2H5OH, आपका CH3OH एट्सेट्रा। सो नेचर ऑफ गैस के कॉन्सेप्ट में बहुत सिंपल सी बात है कि इट फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे में ही सॉल्युबल होता है। पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर गैसेस लाइक HCl, SO2 आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O एंड नॉन पोलर गैसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2, N2 आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड।